हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों से आप लोग भी घरों के अंदर बंद हैं। मैं भी घरों के अंदर बंद हूं। और बहुत दिनों से लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पा रही है। और मुलाकात ना होने की वजह से मैं मानता हूं कि आप लोग समय का सदुपयोग कर रहे होंगे, घर में बैठे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हमारे और आपकी कनेक्टिविटी बननी चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक मेंटर का एक बहुत बड़ा रोल है कि अपने स्टूडेंट, अपने शिष्य के अंदर एक जज्बा भरे रहे, एक जुनून भरा रहे, एक नशा बनाए रहे। और स्वाभाविक रूप से जब हम लोग जुड़ेंगे कुछ चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी। और इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन, कम से कम जब तक ऑफलाइन की व्यवस्था नहीं हो रही है तब तक हम लोग ऑनलाइन एक दूसरे से जुड़े रहें, जिसके कारण से आप लोग अपने लक्ष्य के प्रति और अधिक डिटर्मिनेशन के साथ कार्य कर सकें। और इसीलिए मुझे आज लगा कि नहीं, आज के दिन से मुझे शुरुआत करना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोगों की जो हिस्ट्री की क्लास है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बहुत बड़े ब्रॉड लेवल पर होगी। क्योंकि बहुत से लड़के मेरे से कह रहे थे कि सर से होगा, क्या होगा। मैं डेफिनेटली आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो मेरी हिस्ट्री की क्लास होगी, और आपको मालूम होना चाहिए कि जो 2020 में एमपीपीएससी का सिलेबस है उसमें कहीं ना कहीं इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ मध्य प्रदेश का इतिहास अलग से जोड़ा गया है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मैंने ये सोचा कि बच्चों को कम से कम जहां इतिहास लिखा हो वहां यादव सर का होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैंने सोचा कि कुल मिला के मैं आपको ये बात शेयर करूं कि भारत के इतिहास के साथ साथ मध्य प्रदेश का इतिहास जितना भी होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा, और बड़े ब्रॉड लेवल पर बताऊंगा। इसके अलावा जो आप फोर्थ पेपर में जाइए तो फोर्थ पेपर में जो थिंकर्स हैं, जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, चाहे वो थिंकर्स हो, चाहे वो भारत के थिंकर्स हो, उनके ऊपर भी मैं बहुत बड़े लेवल पर, बहुत ब्रॉड लेवल पर बड़ा विस्तार करके मैं आप लोगों को अपनी बातें पहुंचाऊंगा। मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो चौथा पेपर एथिक्स का है वो पेपर ऐसा है कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। और इसीलिए मेरा विश्वास वहां उस पेपर को देखने के बाद जगा कि जितने भी थिंकर्स हैं उसको भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। भारत का इतिहास तो पढ़ाना ही है, मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ाऊंगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि जो सिलेबस है वो बड़ा है, समय कम है। बहुत से लोगों के दिमाग में यही है कि साहब वैकेंसी कब तक आएंगी। मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को करते रहिए। आज नहीं कल तो कुल मिला के कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी, कब परीक्षा हो जाएगी, कब परिणाम आ जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरा तो यह मानना है कि यह एक ऐसा समय है जो आप घर में रहकर एक बहुत बेहतर तरीके से कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपना एक तारीख लिख सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं। क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि राजा महाराजाओं का ही इतिहास होता है। इतिहास तो कोई भी इस दुनिया में आकर बना सकता है, तारीख तो कोई भी लिख सकता है। और इतिहास या तारीख लिखने के लिए स्वाभाविक रूप से एक चीज की बहुत जरूरत होती है, और वो है कर्म, वो है परिश्रम, वो है मेहनत, वो है लगन, वो है डिटर्मिनेशन, वो है डिवोशन, वो है डेडिकेशन। ये चीज आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। और तभी आप इतिहास लिख पाएंगे, तभी आप तारीख लिख पाएंगे, तभी आप सफल हो पाएंगे। और मैं इसीलिए बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास है क्या? सिर्फ संघर्ष है। जिसने दुनिया में स्ट्रगल किया है, जिसने दुनिया में संघर्ष किया, उसने इतिहास का निर्माण किया है। और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता रहता हूं कि इतिहास कुछ नहीं है संघर्ष की कहानी। राणा शिवा, भगत सिंह, झांसी की वीर रानी। कोई भी कायरों का इतिहास क्यों पढ़ेगा? जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आप लोगों को संघर्ष करना है, इसीलिए आपको परिश्रम करना। और मैं इसीलिए आपके पास आया। मेरा ऑनलाइन होने का उद्देश्य ही यही है कि जिससे मैं आप लोगों को पूरी तरह से अनुशासित रख सकूं, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रख सकूं। और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है
कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जो संकल्प आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया है, उस संकल्प में विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य पीएससी है तो निश्चित रूप से पीएससी में जो सबसे टॉप क्लास की पोस्ट है वो होना चाहिए, क्योंकि जो ड्रीम है, जो स्वप्न है, वो बहुत बड़ा होना चाहिए यार, गोल बहुत बड़ा होना चाहिए और उसके लिए परिश्रम करना चाहिए। तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं मैं इसीलिए थोड़ा सा आया कि आप लोग जागो। और मैं बार बार कहता आता हूं, जीवन में 2-3 चीजों की बात मैं इसीलिए कहूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं हिस्ट्री तो क्लास लूंगा ही, लेकिन मैं चाहता हूं कि बहुत दिनों से मैं थोड़ा सा मोटिवेशनल मूड में हूं, क्योंकि मेरे बच्चे पहले जागे, पहले जुनून में रहे, नशे में रहे, और तब कोई कहीं ना कहीं कार्य परिणाम किया जाए। और इसीलिए मैंने कहा कि जीवन में 3 चीजों को जरूर ध्यान रखिए। एक तो आपको एक्टफुल होना है, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब तक आप एक्टफुल नहीं होगे, एक्टफुल का मतलब क्या है? एक्टफुल का मतलब है क्रियाशील। आप इस संसार में आए हो तो स्वाभाविक रूप से एक्टिव रहो, और वो एक्टिव कैसे रहना? सकारात्मक, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने परिश्रम के प्रति, अपने कर्म के प्रति। इसीलिए सबसे पहले हमको एक्टफुल रहना है, और एक्टफुल होने के पश्चात फिर हमको क्या करना है? फिर हमको थॉटफुल होना है। ये ध्यान रखिए, फिर हमको क्या होना है? थॉटफुल होना है। यानी कि जो क्रिया कर रहे हैं उसमें हमारा चिंतन होना चाहिए, हमारा विचार होना चाहिए कि जो हम क्रियाशील हैं वो हमारा परिणाम सकारात्मक है भी कि नहीं है। यदि 2 चीजें आपके जीवन में हैं कि अगर आप एक्टफुल भी हैं और साथ में थॉटफुल भी हैं, यानी जो कर रहे हैं उस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2020 में आपकी एक पुष्ट है। यह मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। और स्वाभाविक रूप से जो हम लोगों की टीम है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं, बहुत बेहतर है, नो डाउट। चाहे कुल ना के मेरे बाद अभी सर जो साइंस के आएंगे, तरुण सर, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्वालियर में बहुत लंबे समय तक जीवन व्यतीत किया है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि साइंस के नो डाउट एक बेहतर टीचर हैं इस ग्वालियर के, वो आपके साथ जुड़ेंगे। पॉलिटी के बहुत कुछ समय बाद पॉलिटी की भी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इकोनॉमिक्स की शुरुआत होने जा रही है। तो एक बहुत बेहतर टीम हम लोगों के पास है, और मैंने ये सोचा कि ऑनलाइन के थ्रू कहीं ना कहीं वो चीजें आप तक पहुंचाई जाए। तो पहली चीज तो यही है कि कुल मिला के हम लोगों को आज से बना लेना है कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, वो किसी भी कीमत पर हमें उससे विचलित नहीं होना है। और अब हम लोग थोड़ा सा, मैंने अभी कहा कि मैं भारत का इतिहास भी पढ़ाऊंगा, मध्य प्रदेश का इतिहास भी पढ़ाऊंगा, और जो चौथा पेपर एथिक्स है उसका टोटल थिंकर्स जो है वो भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। वेस्टर्न थिंकर्स की मैंने बात किया। अब जरा थोड़ी, जब पश्चिमी थिंकर्स, बहुत से लोग पढ़े हैं एथिक्स, पश्चिमी जो दार्शनिक हैं जैसे सुकरात की बात करते हैं। अब सुकरात की बात करते हैं तो आप देखिए कहीं ना कहीं सुकरात के जीवन से कितनी बड़ी प्रेरणा मिली। पश्चिमी दर्शन का उसको जनक कह दिया गया। प्रबोधन युग की शुरुआत, इनलाइटमेंट, कहते हैं कि प्रबोधन युग की शुरुआत पश्चिम में जो हो रही है। प्रबोधन क्या है? ये जो पुरानी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, कहीं ना कहीं जो चले आ रहे हैं, हम लोग कहते हैं यार वो तो चला आ रहा है इसीलिए उसको स्वीकार करना, नो डाउट, ऐसा नहीं। सुकरात ने कहा कि कोई विचार, कोई कहीं ना कहीं परंपरा, कोई रीति रिवाज पहले से चली आ रही है, उसको इसीलिए स्वीकार किया जाए, उसको कहीं ना कहीं इसलिए नहीं स्वीकार किया जाए, उसको तर्क की कसौटी पर कसा जाए, चिंतन किया जाए कि वो जो रीति रिवाज है, वो परंपराएं हैं, वो हमारे लिए कितनी उपयोगी हैं, कितनी सार्थक हैं। यानी जहां से कहीं ना कहीं बौद्धिकता का समावेश किसी चीज के लिए किया जाने लगा, वहीं से प्रबोधन युग की शुरुआत हुई। और इसीलिए आप देखिए सुकरात के साथ क्या हुआ कि सुकरात ने जब पुरानी परंपराओं को जब किया तो स्वाभाविक रूप से जो वहां का निश्चित रूप से जो शासक वर्ग के पेट में दर्द हुआ, क्योंकि सुकरात ने जो यूथ है कुल मिला के एथेंस का, उसको उसने जगाया। और यूथ को जब जगाया कि भाई आप लोग जो है पुरानी परंपराओं को केवल बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचारे आप उसको इसी तरह से एक्सेप्ट करो, अरे भाई उसको पहले सोचो कि ये सही है कि नहीं, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। और जब यूथ उससे प्रभावित हुआ तो शासक वर्ग व्यथित हुआ, और शासक वर्ग जब चिंतित हुआ तो शासक वर्ग ने कहा कि भाई ऐसा है, या तो तू एथेंस छोड़ दे, सुकरात से बोला, या तो तू एथेंस छोड़ दे या अपने चिंतनशील भाषण को छोड़ दे। सुकरात ने कहा कि ना तो मैं चिंतन छोड़ूंगा और ना ही मैं एथेंस छोड़ूंगा। जो मेरा कर्म है, जो मेरे सिद्धांत है,
मैं उनको लेकर कहीं न कहीं तुमसे संघर्ष करूँगा और उसका अंततः परिणाम क्या हुआ कि कहीं न कहीं सुकरात को जेल में डाला जाता है, ज़हर का प्याला दिया और स्वाभाविक उसके पास भागने का समय है। उसके शिष्यों ने कहा कि महाराज आप भाग जाओ, जेलर ने कहा कि आप भाग जाइए क्योंकि सबको मालूम है कि सुकरात अपनी जगह सही है, लेकिन उसने कहा नहीं, पलायन जीवन का अंग नहीं हो सकता है। मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर जाऊं, मैं अपने मूल्यों से समझौता कर जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। और सुकरात ने अपने मूल्यों से ना समझौता करके अब कहीं ना कहीं जहर पीना स्वीकार किया। यही चीज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आप अपने मूल्यों के साथ जी देखिए। सुकरात के बाद आप प्लेटो, आप क्या समझते हैं कोई शिष्य क्या कह रहा है? शिष्य जितना ही महान होता है उससे यह लगता है कि उसका गुरु कितना महान होगा। आप देखिए कि सुकरात के बाद कौन पैदा हुआ? प्लूटो सुकरात का शिष्य है। यानी प्लूटो को देखने के बाद सुकरात के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। प्लेटो का शिष्य कौन हुआ? अरस्तु। अरस्तु को देखने के बाद हम कहीं ना कहीं निश्चित रूप से किसका अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका गुरु कितना महान रहा होगा? प्लेटो। और सिकंदर को देखने के बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि अरस्तु कितना महान होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि सिकंदर विश्व विजय के लिए निकलता है, इसलिए निकलता है क्योंकि अरस्तु उसको बचपन से ही कहता है कि तू किसी क्षेत्र विशेष पर शासन करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू संपूर्ण मानव जाति पर शासन करने के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए तेरा धर्म है, तेरा कर्तव्य है कि तू संपूर्ण मानव जाति पर शासन करो। और अपने गुरु की कहीं न कहीं प्रेरणा से इस प्रकार से सिकंदर जो है विश्व विजय अभियान पर निकल पड़ता है। अगर शायद अरस्तु नहीं होते तो सिकंदर महान नहीं होते। इसीलिए मेरा बार बार कहना है कि जो गुरु होता है, जो मेंटर होता है, उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि कहीं ना कहीं आप घर बैठे हो, बिल्कुल उदास मत होइए। मैं आ चुका हूं, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन है। ये आप मान के चलना, ये ऑफलाइन की क्लासेस है। जीवन में कभी उदास नहीं होते, असफलता से कभी निराश नहीं होते। हाथ की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि कहीं ना कहीं आप घर बैठे हो, ये पहला दिन है। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि पहले मैं आपको जगाऊं, आपको अपने लेवल तक ले आऊं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो विषम परिस्थितियों में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे। हम लोगों के पास तो यार सब कुछ है। हम लोगों के पास कम से कम इतना तो है, 2 जून की रोटी खा सकते हैं, इतना पैसा है कि अच्छा कपड़ा पहन सकते हैं, मकान में रह सकते हैं, लेकिन शरीर से बहुत अच्छे हैं। लेकिन दुनिया में तो ऐसे लोग हुए जिनके पास कुछ भी नहीं था और वो कहीं न कहीं फर्श से अर्श पर पहुंच गए, वो पीक तक पहुंच गए। मैं यूपीएससी की ही बात कर लेता हूं। आपने प्रांजल पाटिल का नाम सुना होगा, 2016 की आईएएस हैं। क्योंकि आप जिस कहीं ना कहीं टारगेट से हैं, जिस मिशन को है, उस मिशन पर ही चर्चा कर लेनी चाहिए। 2016 की आईएएस हैं प्रांजल पाटिल, मैं उनको नमन करता हूं। मैं इस ऑनलाइन से उस महिला को मैं नमन कर रहा हूं जिनकी दोनों आंखें बचपन में चली गईं और दोनों आंखें ना होने के बाद वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गई। ट्रीटमेंट हुआ, रोशनी चली गई, नहीं आ पाई। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने एक मन में उनके जज्बा हुआ कि नहीं, आंखें मेरे लिए, मेरी प्रगति में, मेरी उन्नति में, मेरी प्रोग्रेस में बाधा नहीं बननी चाहिए। और अंततः 2016 में उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही, आप ये बात थोड़ा सोचिए कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सर्विस है यूपीएससी आईएएस, उस सर्विस को उन्होंने, जो 2 आंखें जिनके पास नहीं है, उस प्रांजल पाटिल ने कहीं ना कहीं पहले अटेम्प्ट में ही उस आईएएस को क्रॉस कर दिया। आज वो डीएम है केरल के अंदर। इसलिए मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर मेरे सामने ये परेशानी है, मेरे सामने वो परेशानी है। अरे भाई, आप ही के कुलना के फील्ड की एक महिला है जिसने भारत नहीं दुनिया में इतिहास रख दिया है, जिनके पास दोनों आंखें नहीं थी, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी की एक टॉप क्लास की कहीं ना कहीं परीक्षा को क्रॉस करती हैं, आईएएस बनती हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो कर सकती हैं तो हम भी अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारी सोच होनी चाहिए, ये हमारी सोच होनी चाहिए। न्यूजीलैंड में ही आप देख लीजिए, मार्क इंग्लिश का नाम सुना होगा आपने। एक हादसे के दौरान मार्क इंग्लिश की क्या चली गई? दोनों टांगे चली गई, दोनों पैर कट गए। घुटने से मार्क इंग्लिश के दोनों पैर कट गए। आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दोनों पैर कटने के बाद व्यक्ति चल नहीं सकता है। लेकिन उस मार्क इंग्लिश ने सोचा कि नहीं, मैं दुनिया में बिना टांगों के कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे दुनिया में मेरा इतिहास बन जाए। और तब कहीं ना कहीं मार्क इंग्लिश ने कहीं ना कहीं सोचा कि मैं क्यों नहीं एवरेस्ट को फतेह करूं, मैं माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ूं। और मार्क इंग्लिश का वो जज्बा 2008 में पूरा होता है और मार्क इंग्लिश अंततः हिमालय की सबसे टॉप क्लास की पीक माउंट एवरेस्ट को फतेह करते हैं। ये कैसे हो गया?
बहुत से लोग कहते हैं कि पैरों से चला जाता है, लेकिन वो तो बिना पैर के चला। इसका मतलब यह है कि जो आपके अंदर जो विल पावर है, जो आपके अंदर का जो दृढ़ संकल्प है, जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वही आपको दुनिया में बहुत आगे ले जाता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि जीवन में परेशानी आ सकती है, मुश्किल आ सकती हैं, लेकिन हमारा जज्बा किसी भी चीज के सामने हारना नहीं चाहिए। ये मेरा मानना है। अभी आप हिंदुस्तान के इतिहास को ही देख लीजिए कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है इस लॉकडाउन के दौरान निश्चित रूप से जो हमारे हिंदुस्तान का मजदूर वर्ग है, जिसको सुविधाएं नहीं मिल पाई, लेकिन कुल मिला के उन्हें हजारों किलोमीटर की सड़कें पैदल ही कहीं ना कहीं नाप दिया। बड़ा आसान था ये सड़क तुझे अपनी लंबाई पर, मेरे देश के मजदूरों ने तुझे पैदल ही नाप दिया। ये कैसे संभव हो गया? ये जज्बे से संभव हो गया, ये जुनून से संभव हो गया, ये संघर्ष से संभव हो गया। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि मुश्किल आएगी, हमको उसको फतह करना है। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता रहता हूं कि थोड़ा सा हम लोग जो है परिश्रम करें, और एकाग्रमेंट कहीं ना कहीं एक मेडिटेशन हमें अपने लक्ष्य के प्रति होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको कहा कि मेरे आने का उद्देश्य ही सिर्फ यही है कि आप लोग पूरी तरह से मोटिवेट रहें। और आज से जो हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं बेसिक से शुरू होगी। पहले हम लोग इंडियन हिस्ट्री का एंसेंट का पोर्शन उठाएंगे, फिर मिडाइवल का पोर्शन उठाएंगे, फिर मॉडर्न का पोर्शन उठाएंगे, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास वो पोर्शन उठाएंगे, और फिर मैंने अभी कहा कि थिंकर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके टॉपिक के अंदर, आपके सिलेबस के अंदर, उसको उठाया जाएगा। और एक एक थिंकर्स के ऊपर मैं बड़ा डिटेल में चर्चा करूंगा, मैं बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा कि सुकरात अगर प्रबोधन का जनक है तो कैसे है, प्लेटो का प्रत्यय सिद्धांत क्या है, प्लेटो का आदर्श राज्य क्या है, प्लेटो का न्याय का एक सिद्धांत क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। अरस्तु कुलना के पहला राजनीतिक कहीं न कहीं निर्माता या राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादक कैसे हो सकता है, यह मैं आपसे बात करूंगा। बुद्ध का प्रतीत समुत्पाद क्या है, बुद्ध का शून्यवाद क्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। महावीर का स्यादवाद क्या है जैनियों में, वो स्यादवाद अनेकांतवाद क्या है, वो मैं चर्चा आपसे करूंगा। शंकराचार्य का वेदांत दर्शन क्या है, वो मैं आपसे चर्चा करूंगा। और बड़े ब्रॉड लेवल पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं ये बात आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा कहीं ना कहीं जो क्लास है उसका एक भी क्वेश्चन, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, मैं उसमें 3 नंबर से लेकर लॉन्ग क्वेश्चन तक मैं सरकने नहीं दूंगा। बस आप लोगों को कहने की फुली कंसंट्रेशन के साथ मेरी क्लास को सुनना है। और जिस तरह से धीरे धीरे हम लोग कहीं ना कहीं और भी चीजें इसमें जोड़ते चले जाएंगे। थोड़ा सा मैं जाते जाते ये बात कहना चाहता हूं कि मैं भूल ना जाऊं, मेरी कल क्लास 9 बजे से रहेगी। अब 8 से जो 9 क्लास है वो 8 से 9 नहीं रहेगी, थोड़ा गौर से सुन लीजिए, और जो नहीं सुन पा रहे उनको बता दीजिएगा। 9 बजे से 9 से 10 मेरी क्लास रहेगी, और 10 से 11 तरुण सर की क्लास साइंस की शुरू होगी। तो इसीलिए कल से जो ये 8 बजे से जो सेशन शुरू हुआ है वो 9 से सेशन शुरू होगा, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा हम लोग जो है कहीं ना कहीं इतिहास की बात कर लें, थोड़ा इतिहास की चर्चा कर लें कि भाई इतिहास किस तरीके से कहीं ना कहीं निश्चित रूप से है, और क्या क्या उसमें किस तरह से शुरुआत किया जाएगा, इस पर चर्चा हम लोगों की थोड़ी होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को बताया जाए। जो पहला टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जो पहला टॉपिक है, और वो पहला जो टॉपिक है वो कहीं कि सोर्सेज ऑफ एंसेंट इंडिया का है, प्राचीन भारत की इतिहास जानने का स्रोत। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि जो हिस्ट्री है उसके 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन जो है एंसेंट इंडिया का है, सेकंड मिडावल का है, और तीसरा जो है मॉडर्न इंडिया का है। ये 3 पोर्शन है। और हम इतिहास फिर किसका पढ़ेंगे? जिन्होंने कहीं ना कहीं जिनकी जीवन की उपलब्धियां होंगी। बहुत से लोग कहते हैं मिडावल हिस्ट्री की अगर बात करें तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं महमूद गजनवी, मैं तो कहता हूं कि बहुत बड़ा ग्रेट एम्परर था, एक शक्तिशाली सुल्तान है, एक महान सुल्तान है। मैं बाबर को महान कहता हूं। क्यों महान कहता हूं? क्योंकि बाबर है कहां पर, आप इस बात को थोड़ा सा देखो तो यार। बाबर समरकंद में है, उज्बेकिस्तान में है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया इतिहास किसका पढ़ाया जाता है? जो इतिहास का निर्माण करता है।
हमने तो अपने देश के राजाओं का कहीं कोई ऐसा इतिहास नहीं पढ़ा कि साहब वो गए और उन्होंने पूरे यूरोप को जीत डाला, उन्होंने पूरे पश्चिमी एशिया को जीत डाला। अगर एक अपवाद कहें तो ललितादित्य मुक्तापीठ, जिनका इतिहास पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा। कश्मीर का कहीं ना कहीं एक शासक हुआ जिसे भारत का सिकंदर भी कहते हैं वो। लेकिन आप एक दो लोगों का अपवाद छोड़ दीजिए, लेकिन वहां से आप देखिए कि बाबर समरकंद में है और आपके हिंदुस्तान पर अटैक करता है। उसका साहस देखिए, करेजियस वो कैसा व्यक्ति है। और कहीं ना कहीं वो 1526 में पहला अटैक पानीपत के लिए करता है, 27 में खानवा करता है, 28 में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है वो चंदेरी करता है, 29 में घाघरा करता है। 4 वर्षों में 4 युद्ध लड़के और वो पूरे हिंदुस्तान को फतेह करके हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। एक दूसरे देश का व्यक्ति जिसको यहां का ना तो क्लाइमेट अच्छा है, ना यहाँ की संस्कृति के बारे में मालूम है, यहाँ के एक से एक ताकतवर राजा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुल ना के वो हिंदुस्तान को फतेह करके यहाँ मुगल वंश की स्थापना करता है। और उस मुगल वंश की स्थापना करता है जिसने 350 वर्षों तक इस हिंदुस्तान पर शासन किया। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि बाबर एक बहुत बड़ा ग्रेट किंग है। हमारे यहाँ के लोग तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से दुनिया को जीतने के लिए नहीं गए। सिकंदर कुल ना के एक मैसिडोनिया में, यूरोप में छोटे से राज्य में पैदा हुआ, लेकिन वो पूरा पश्चिमी एशिया, सेंट्रल एशिया जीत जाता है। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि इतिहास में तारीख उन्हीं की लिखी जाती है, इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो इतिहास का निर्माण करते हैं। क्योंकि मैंने अभी कहा कि इतिहास उपलब्धियों का नाम है, इतिहास संघर्ष का नाम है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो स्वाभाविक रूप से पहले हम एंशिएंट इंडिया शुरू करेंगे, फिर मिडाइवल इंडिया शुरू करेंगे और फिर मॉडर्न इंडिया शुरू करेंगे। और एंशिएंट इंडिया में मैंने अभी कहा कि प्राचीन भारत में जो पहला टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग भले अपने घरों में बैठकर सुन रहे हो, लेकिन ये चीज एहसास करो कि हम लोग कहीं ना कहीं ऑफलाइन ही हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना। और पूरा फुली कंसंट्रेशन, ये नहीं कि घर में बैठे हुए हैं तो साहब चाय ले आओ तो फलाना ले आओ। नो, आप घर में हैं तो क्लास में हैं। ये नहीं घर में है तो आप चले गए साहब चाय बना लें तो अरे ये कर लें वो। नो, आप कमरा बंद करिए, 1 घंटे मेरे साथ जुड़े रहिए। तो जो पहला जो टॉपिक है, मैंने अभी कहा कि वो जो है एंशिएंट इंडिया का है। और उस एंशिएंट इंडिया में पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, जिसे मैं प्राचीन भारत का इतिहास जानने का स्रोत कहता हूं। बैकबोन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये जो टॉपिक है ये रीढ़ है। प्राचीन भारत के इतिहास को अगर पढ़ना है तो कहीं ना कहीं सोर्स हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पीएससी में, यूपीएससी में, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, उसमें क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इस एंशिएंट इंडिया की अगर हम बात करते हैं, जैसा मैंने अभी कहा कि हम लोग जो है प्राचीन भारत की बात करेंगे। और प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो प्राचीन भारत में कहीं ना कहीं मैंने अभी कहा कि स्रोत की बात करेंगे। तो जब स्रोत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक रूप से 3 स्रोत हैं, आप लोग जानते हो। पहला पुरातात्विक है, यानी आर्कोलॉजिकल अप्रोच जो है। तो पुरातात्विक की बात हम लोग करेंगे। दूसरा कौन सा है? साहित्य की बात करेंगे, साहित्य मतलब लिटरेचर। और तीसरा जो है फॉरेनर्स, विदेशी यात्रियों की बात करेंगे। ये 3 सोर्स की हम लोग बात करते हैं। यानी प्राचीन भारत के इतिहास जानने का जो स्रोत है वो 3 पॉइंट पर है। पहला पुरातत्व के माध्यम से, दूसरा साहित्य के माध्यम से यानी लिटरेचर के माध्यम से, और तीसरा फॉरेनर्स, जो विदेशी यात्री आ रहे हैं, जो फॉरेनर्स आ रहे हैं मेरे हिंदुस्तान को देखने के लिए, समझने के लिए, वो भी हिंदुस्तान की तारीख लिख रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान का इतिहास लिख रहे हैं। तो ये 3 सोर्सेस से भारत के इतिहास को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन मैंने अभी कहा कि इन तीनों सोर्सेज में थोड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, इन तीनों सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी मैं आपको कहीं ना कहीं बेसिक से उठाऊंगा। और बहुत सी ऐसी चीजें मैं ऑनलाइन क्लास में मैंने ऐड कर रखा है जो अभी तक मैंने ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ाया है। इसीलिए थोड़ा सा इस क्लास को सुनिए। मैंने अभी कहा कि कहीं ना कहीं पुरातत्व के तीनों सोर्सेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डेफिनेटली पुरातात्विक स्रोत। मैं तो यहां तक कहता हूं कि पुरातत्व मौन है, क्योंकि पुरातत्व शास्त्र की चीजें बोल तो सकती नहीं है। पुरातत्व शास्त्र मौन है, लेकिन साहित्य से भी ज्यादा जानकारी देता है, यह मेरा मानना है। पुरातत्व मौन है लेकिन साहित्य से ज्यादा जानकारी देता है, और साहित्य से ज्यादा सत्य बोलता है। क्योंकि साहित्य को बदला जा सकता है, पुरातत्व की चीजों को बदला नहीं जा सकता है।
तो इसीलिए थोड़ा-सा इस बात को थोड़ा हम लोग इस बात को चर्चा करें कि पुरातत्व शास्त्र, ये 2 चीज़ें भी आप भूल जाइए, क्योंकि 3 सोर्सेज़ से पढ़ेंगे। हम लोग इस पुरातत्व पर ही बड़ी लंबी चर्चा करने वाले हैं और इसीलिए पुरातात्विक जो स्रोत है, जो आर्कियोलॉजिकल अप्रोच है, इसमें क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये अपने आप में बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है, वो पहला है अभिलेख। अभिलेख का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख का मतलब इंस्क्रिप्शंस होता है। आपने प्राचीन काल में देखा होगा या आज भी देख लीजिए कि बड़े-बड़े कहीं न कहीं भवनों का, किसी हॉस्पिटल का, किसी भी चीज़ का जब इनॉग्रेशन होता है, अनावरण होता है, उद्घाटन होता है, तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी टाइल्स होती है, उस पर जो है खुदवा कर कुछ लिखवाया गया होता है कि फलाना मंत्री ने या फलाना व्यक्ति ने इस भवन का, महल का उद्घाटन किया था। उसी प्रकार से प्राचीन काल में राजा लोग पत्थर की चौकोर बड़ी-बड़ी शिलाओं पर या बड़े-बड़े पिलर पर, स्तंभों पर खुदवा कर इन्हें एडिक्ट करवाते थे और क्षेत्र में, अपने राज्य में बहुत क्षेत्रों में लगवाते थे। मैं इस पर बड़ी लंबी चर्चा करने वाला हूं कि अभिलेख किस तरह से है, क्या-क्या है। अभिलेख के बाद जो दूसरा सोर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हमारे सिक्के, कॉइन्स। बड़े इंपॉर्टेंट है। प्राचीन भारत के इतिहास को जानने में सिक्कों का क्या इंपॉर्टेंस है, मैं ये अलग से आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूं। इंस्क्रिप्शंस तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉइन्स का क्या इंपॉर्टेंस है एंशिएंट इंडिया को जानने के लिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा है स्कल्पचर यानी मूर्ति, मूर्तियों की बात करेंगे। स्कल्पचर की बात करेंगे कि मूर्तियां क्या कहना चाहती हैं। इसके बाद चौथी अगर चीज बात करते हैं तो निश्चित रूप से हम रत्भांडों की बात कर सकते हैं। मृदभांड का मतलब पॉटरी, मिट्टी के बर्तन। चाहे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो, चाहे वैदिक एज की बात हो, चाहे मौर्य डायनेस्टी की बात हो, इसमें मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं और कहना क्या चाहते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ मैंने अभी कहा कि बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, पैलेस बन रहे हैं, उनकी बात हम करेंगे। भवन पैलेस के रूप में हम निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजाओं के भी भवन हो सकते हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं, बड़े-बड़े मंदिर भी हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें उस समय बन रही हैं, तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास को बताती हैं कि नालंदा कैसे बन रहा है, विक्रमशिला बन रहा है। यानी निश्चित रूप से नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी, तक्षशिला ये बताने का प्रयास करते हैं कि हिंदुस्तान में जो शिक्षा का लेवल था, शिक्षा का जो स्तर था, वो बहुत हाई लेवल का था। वो बहुत बड़े लेवल पर है। हिंदुस्तान की जो एजुकेशन है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं, आप देखिए जब मैं नालंदा पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि नालंदा इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध। महायान बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड था वो, जिसको मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी नष्ट करेगा, मैं आगे पढ़ाने वाला हूं। तो कहीं ना कहीं हमने अभी कहा कि पुरातत्व के माध्यम से हम लोग अभिलेख पढ़ते हैं, अभिलेख के बाद सिक्कों की बात करेंगे, मूर्ति की बात करेंगे, मृदभांड की बात करेंगे, जो स्मारक हैं, चाहे बड़े-बड़े राजाओं के पैलेस हैं, क्योंकि इनसे भी तो बहुत चीज़ जानकारी मिलती है। हमारी साइंस की जानकारी, टेक्नोलॉजी की जानकारी, इतने बड़े पैलेस पहले उसमें पिलर पर बन रहे हैं, लकड़ी के बन रहे हैं, यानी कि हमारी इंजीनियरिंग जो आर्ट है, वो डेवलप थी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पेंटिंग्स जो है, कहीं न कहीं चित्रकला जो है, वो अपने आप में अद्भुत है। पेंटिंग्स की बात करेंगे। भारत में पेंटिंग्स, चित्रकला, चाहे वो अजंता की गुफाओं की बात हो, चाहे आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ की गुफाओं की पेंटिंग्स हैं, इस ये भी चित्रकला भी तो बहुत कुछ बताने का प्रयास कर रही है। तो मैंने ये कहा कि जो अभी हम लोग साहित्य भी भूल जाएं, साहित्य की बाद में चर्चा करेंगे, विदेशी यात्रियों की बाद में चर्चा करेंगे, अभी हम पुरातत्व को समझेंगे। और मैंने अभी कहा कि तीनों सोर्सेज में पुरातत्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बहुत ही ब्रॉड जानकारी तो देता ही है, लेकिन साथ में उसमें ट्रुथ है, वो ट्रूली है, वो सत्य है, जो कहेगा वो सत्य, उसमें बदला नहीं जा सकता है। विदेशी यात्री आएगा आपके भारत में, बहुत कुछ चीजें गलत लिख सकता है, लिखा भी गया, क्योंकि वो आपकी कल्चर को, आपकी संस्कृति को नहीं समझ पा रहा है। साहित्य में गड़बड़ी हो सकती है, भाई जिस राजा के दरबार में कोई है और वो कुछ गड़बड़ लिख सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुरातत्व है उसको बदल नहीं सकते हैं। और इसीलिए इन तीनों सोर्सेज में सबसे ऑथेंटिक जो सोर्स है वो पुरातत्व है। और पुरातत्व में अब आप लोगों से मैं चर्चा जो करने वाला हूं वो अभिलेख पर करना चाहता हूं कि आखिर अभिलेख है क्या, इनका भारत के इतिहास को जानने में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे मान लीजिए प्री में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, मेंस में पूछा जा सकता है, किसी अभिलेख पर ही पूछ लेगा। भूगास कोई अभिलेख क्या है, कस्सी अभिलेख क्या है, संजन ताम्रपत्र क्या है, दामोदरपुर लेख क्या है, भीतरी स्तंभ लेख क्या है, एरण अभिलेख क्या है। तो ये जो चीजें हैं इस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन
इस पर कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। मैंने अभी आपको कहा कि जो इंस्क्रिप्शंस हैं, वो अभिलेख हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट, पुरातत्व में भी पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, तो आप कहेंगे अभिलेख। तो अब थोड़ा सा हम लोग अभिलेखों की चर्चा करें, बड़ा गौर से सुनिएगा। कहा ये कहने के लिए ऑनलाइन क्लासेज है, लेकिन मेरा मानना है कि ये मेरे लिए ऑफलाइन क्लास है। आप में यही तो नहीं हो रहा है कि आई कांटेक्ट हम लोगों का नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि हार्ट कांटेक्ट हम लोगों का है। हम लोग हृदय से जुड़े हुए हैं, और मेरा यह मानना है कि जो हृदय से जुड़ा होता है वो दुनिया में कहीं भी रहो, आई कांटेक्ट तो बना ही रहता है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि लिखा जा रहा ऑनलाइन क्लासेस, नो ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस। यार हम लोग आमने सामने बैठे, अरे मैं तुम लोगों को देख रहा हूं भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा आप लोग इस बात को ध्यान रखें कि घर में बैठे हो, कुछ गड़बड़ करोगे तो मैं यहीं से देख रहा हूं, कल क्लास में आओगे सबकी खिंचाई करूंगा। इसीलिए क्लास में चुपचाप बैठकर जो घर पर बैठे हो, कहीं ना कहीं सुनो, क्योंकि मैं भी चाय नहीं पी रहा हूं तो तुमको भी चाय पीने नहीं दूंगा। ये नहीं कि सर जो है बिना चाय के और बिना नाश्ते के बोल रहे हैं, हम चलो यार सर देख नहीं रहे हैं, घर पर बैठे हैं, चाय नाश्ता खींचा जाए। नहीं, सब दिख रहा है मुझे, मैं संजय हूं महाभारत का, मैं यहीं से सब कुछ देख लूंगा, दिव्य दृष्टि है मेरे पास, इस बात को ध्यान रख लेना। इसलिए गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, चुपचाप सुनो। तो थोड़ा सा हम लोग जो है इस बात को थोड़ा ध्यान रखें। और निश्चित रूप से मेरा मानना है, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं, आप लोग बौद्धिक लोग हैं, किसी भी मिशन, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम का बहुत बड़ा रोल है। शक्ति अर्जन करो। फ्रांस की क्रांति में मिराबो कहता है, मिराबो के पास लोग गए और मिराबो से कहा, महाराज आप राजा के खिलाफ कहीं ना कहीं क्रांति करने की बात कर रहे हैं, क्रांति हम तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि राजा तो शक्तिशाली है। क्या बात मिराबो कहता है यार। मिराबो कहता है शक्ति नहीं है तो शक्ति पैदा करो, शक्ति नहीं है तो शक्ति पैदा करो, क्योंकि अगर आप पावरलेस हैं, शक्तिहीन हैं, तो आपका कहीं ना कहीं शोषण होगा। सार है तब तक इसमें दो वर्ग हैं। मैं थोड़ा सा साम्यवाद के नजदीक जा रहा हूं, मैं मार्क्स के पास जा रहा हूं। मार्क्स क्या कहता है कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई वर्ग नहीं होते, दो वर्ग होते हैं, एक शोषक होता है और एक शोषित होता है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो शोषण किसका होगा, एक्सप्लॉइटेशन किसका होगा? जो कमजोर होगा, जो शक्तिहीन होगा। और इसीलिए मेरे विवेकानंद कहते हैं स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। कमजोरी तो पाप है, कमजोरी तो मृत्यु है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं ये कहता रहता हूं कि भाई मेरे, कहीं ना कहीं शक्तिशाली बनो, जिससे तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर पाए। आज हिंदुस्तान की सड़कों पर देखो यार, वो कौन लोग चल रहे हैं जिस दृश्य को देखने के बाद आंखों में आंसू निकल आते हैं, जिस दृश्य को देखने के बाद रात की नींद कहीं ना कहीं हराम हो जाती है। वो शक्तिशाली लोग नहीं हैं, वो शक्तिहीन लोग हैं, वो कमजोर हैं। आप यहीं से समझ सकते हो कि कहने की दुनिया की सब व्यवस्था इस भारत के अंदर है, बड़े बड़े राज्य हैं, सब शक्तियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास, उनके लिए कुछ भी नहीं है। वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, सड़कों पर कट रहे हैं, सड़कों पर भूखे घूम रहे हैं। इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि वो शक्तिहीन है, वो कमजोर हैं। और इसीलिए मेरा मानना है कि कमजोरी एक पाप है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर दुनिया में जीना है तो आप शक्तिशाली बनिए और पावरफुल बनिए। और शक्तिशाली कैसे बनोगे? आप अपने मिशन को क्रैक करिए। इसीलिए मार्क्स कहता है कि दुनिया में कोई वर्ग नहीं, दो वर्ग हैं। बिल्कुल सही जगह, यहां पर मैं मार्क्स की बात से संतुष्ट हूं कि एक शोषक है, एक दूसरा शोषित है। तो शोषित को शोषण से बचना कैसे चाहिए? उसको शक्तिशाली बनना पड़ेगा। जो शोषक है उसके उत्पादन के साधनों पर कब्जा करना पड़ेगा। मार्क्स में और गांधी में यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। ये एथिक्स की चीज है, मैं आपको बहुत अंदर तक ले जाऊंगा। जैसे मैं इतिहास को अंदर तक ले जाता हूं, एथिक्स को भी। मार्क्स और कहीं ना कहीं गांधी में अंतर क्या है? गांधी भी राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं, मार्क्स भी राइट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। नहीं, दोनों समानता की बात है, लेकिन दोनों का रास्ता अलग है। मार्क्स कहता है कि वर्ग संघर्ष तो होगा, और शोषित वर्ग को शोषक वर्ग से अत्याचार मुक्त होने के लिए अगर हिंसा का सहारा भी लेना पड़े, वायलेंस भी करना पड़े, तो जायज है। यहां पर गांधी से मार्क्स थोड़ा सा अलग हो जाते हैं।
वो कहता है वर्ग संघर्ष में अगर शोषित को अपने अधिकारों को पाने के लिए हिंसा करना पड़े तो कर सकता है, जायज है। लेकिन हमारे गांधी कुल मिला के हिंसा के कहीं ना कहीं किसी भी तरह से समर्थक नहीं है। वो नॉन वायलेंस की बात करते हैं। वो राइट ऑफ इक्वलिटी में ये कहते हैं कि जो शोषित है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सत्याग्रह करे। मैं सत्याग्रह की परिभाषा अलग पढ़ाऊंगा। सत्य के प्रति आग्रह ही सिर्फ सत्याग्रह नहीं है, एथिक्स की बात मैं कर रहा हूं। तो गांधी कहते नहीं नहीं, हिंसा जो है जायज नहीं है। अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही जो शोषक है, जो पूंजीपति है, जो उद्योगपति है, जो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ताकतवर लोग हैं, हम उनका हृदय परिवर्तन करें। और मुझे लगता है कि गांधी कुछ प्लेटो के नजदीक यहां चले जाते हैं, क्योंकि प्लेटो भी आदर्श राज्य की बात और गांधी भी कुल मिला के कहीं ना कहीं राइट ऑफ इक्वलिटी में स्वाभाविक रूप से हृदय परिवर्तन की बात करते हैं कि शोषक जो है उसको कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन करके नहीं, शोषक वर्ग का हृदय परिवर्तन करके ही कुल मिला के कहीं ना कहीं राइट ऑफ इक्वलिटी की बात स्थापित की जा सकती है, जो मेरे हिसाब से संभव नहीं। खैर, मैं ये बातें इसलिए कह रहा था कि कहीं ना कहीं आपको शक्तिशाली बनना है। और भैया थोड़ा मेरी बात आप लोग सुन लो, कहीं ना कहीं ये बात क्रांति की एक एज होती है। क्रांति का मतलब तलवार लेकर किसी को मारना नहीं है। क्रांति का मतलब यह है कि इस व्यवस्था को बदलना, अपने को बदलना। और अपने को कैसे बदल सकते हो भैया? ये एज जो है ना वो 20 से लेकर 30, जो आपके जीवन का जो पड़ाव चल रहा है वो पीक चल रहा है। बहुत से लोग निराश हो रहे हैं, चलो भाई 5 साल और जोड़ देते हैं, 35 कर देते हैं। हो सकता है कोई 30 प्लस हो, नाराज मत हो को। मेरा तो मानना है कि 70 साल में भी कुल ना के 70 ईयर में भी कुल ना के एक नशा व्यक्ति में हो तो क्रांति कर सकता है। लेकिन जो नेचुरल चीज है वो 20 से 30 या 35 के बीच में, क्योंकि जो आपका समय चल रहा है इसमें आप क्रांति कर सकते हो। इसमें पूरी नेचर भी आपका सपोर्ट कर रही है, आपकी प्रकृति भी सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो अंदर एनर्जी है वो एक जो शारीरिक क्षमता है, जो बौद्धिक क्षमता है, इस समय कहते हैं कि सबसे सुपर होती है। और इसीलिए आप उस शक्ति का सदुपयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, अपने को शक्तिशाली बना सकते हो। इसीलिए क्रांति का जो पीक टाइम है वो यही है जो आपके लिए चल रहा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं परिश्रम करिए, क्योंकि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। खैर, मैंने अभी आपसे कहा कि जो सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडिया में पढ़ा रहा था उसमें जो है 3 सोर्स थे, उसमें पुरातत्व के माध्यम से हम लोग बात करेंगे। और पुरातत्व में मैंने कहा कि बहुत सी चीजें मैंने बताई थी, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अभिलेख है। इंग्लिश मीडियम वाले भी कुल मिला के लिखते जाना, इंस्क्रिप्शंस। अभिलेख को इंग्लिश में कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। अब जो अभिलेख हैं, अभिलेख भी बहुत से तरह के हैं। अगर अभिलेखों की बात करें तो अभिलेख भी 3 प्रकार के हैं। पहला अभिलेख जो है कहीं ना कहीं वो स्तंभ लेख है। अब स्तंभ लेख क्या है? पिलर एडिक्ट। राजा महाराजाओं ने बड़े बड़े पिलर बनवाए, स्तंभ बनवाए, उस पर एडिक्ट करवाया, लिखवाया। इसीलिए स्तंभ लेख को इंग्लिश में पिलर एडिक्ट कहते हैं। दूसरा कौन सा है? शिलालेख। शिला का मतलब है रॉक, तो इस तरह से शिलालेख जो रॉक एडिक्ट है। और तीसरा जो है वो गुहालेख है। गुहालेख का मतलब, गुहा का मतलब होता है गुफा, गुहा का मतलब होता है गुफा। शिलालेख और ये गुहालेख, गुहालेख, इसको हम लोग केव इंस्क्रिप्शंस बोल सकते हैं, CAVE, गुफाओं में जो लेख लिखे गए हैं। तो इस तरह से जो अभिलेख है, ऐसे और भी चीजें मैं पढ़ाऊंगा, जैसे कॉपर प्लेट्स हैं, ताम्रपुंज हैं। तो अभिलेख जो है 3 प्रकार के हैं। इंस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं, एक तो है पिलर एडिक्ट, दूसरा है रॉक एडिक्ट, और तीसरा है केव इंस्क्रिप्शंस। स्तंभों में भी अगर हम बात करते हैं तो स्तंभ भी 2 प्रकार के हैं। थोड़ा सा आप लोग फिगर बनाते रहिएगा। एक बृहद शिलालेख, बृहद स्तंभ लेख, सॉरी, बृहद स्तंभ लेख कह सकते हैं। तो बृहद स्तंभ लेख जो बिग पिलर एडिक्ट है, और दूसरा है कहीं ना कहीं लघु शिलालेख, लघु स्तंभ लेख, सॉरी, लघु स्तंभ लेख। इसी प्रकार से शिलालेख की अगर बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के हैं। बृहद शिलालेख यानी बिग रॉक एडिक्ट,
और स्मॉल जो है रॉक एडिक्ट यानी लघु शिलालेख। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अभिलेख कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। इनको मैं अभी डिटेल में बात करूंगा, आप घबराइएगा नहीं। अभिलेखों का भारत के इतिहास को जानने में किस तरह से क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। तो मैंने अभी कहा कि कुल मिला के स्तंभ लेख, शिलालेख, गुहालेख, ये 3 प्रकार के कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शन हमारे पास हैं। एक बृहद स्तंभ लेख है, लघु स्तंभ लेख है, बृहद शिलालेख है जो बिग रॉक एडिक्ट है, और लघु शिलालेख है जो स्मॉल रॉक एडिक्ट है, और ये केव इंस्क्रिप्शन है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इस बात को अगर आगे थोड़ा सा हम लोग और चलें तो निश्चित रूप से हम लोग यहां से बात करते हैं, अभिलेखों के माध्यम से अगर बात करते हैं तो पहला प्रश्न यही बनता है कि भाई भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देने वाला जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो सबसे कहीं ना कहीं एंशिएंट पीरियड का है, जो हिंदुस्तान में है कि नहीं है या हिंदुस्तान के बाहर है, तो कहां है और वो क्या जानकारी देता है। तो स्वाभाविक रूप से भारत के इतिहास की जो जानकारी देने वाला सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व का है। ध्यान रखिएगा, 1400 1400 बीसी, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। तो 1400 बीसी का जो ये कहीं ना कहीं जो अभिलेख मिला है, जो इंस्क्रिप्शंस मिला है, ये मिला कहां पर है। तो आप जानते हो कि भारत के इधर ये नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, और नॉर्थ वेस्ट से थोड़ा सा हम चले जाते हैं तो हमें पश्चिमी एशिया मिलता है, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया के बाद पश्चिमी एशिया। तो जो पश्चिमी एशिया में जो टर्की है, जिसको हम एशिया माइनर कहते हैं, वहां पर एक अभिलेख हमको कहीं ना कहीं मिला है 1400 ईसा पूर्व का, जिसका नाम है वहां बोगाज कोई नामक जगह पर एक अभिलेख मिला है जिसको हम बोगाज कोई अभिलेख के नाम से जानते हैं। अब ये बोगाज कोई अभिलेख के नाम से जब हम जानते हैं तो बोगाज कोई अभिलेख में आखिर जानकारी क्या है, वो हम भारत के साथ उस बोगाज कोई अभिलेख को क्यों जोड़ रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो 1400 ईसा पूर्व का जो आपने कहा कि सर बोगाज कोई अभिलेख है, इसको भारत के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। ये जो टर्की एशिया माइनर में यहां हमको पश्चिमी एशिया में बोगाज, किताबों में मध्य एशिया लिख दिया है, लेकिन वो वास्तव में रियल में देखा जाए तो पश्चिम एशिया में है। पश्चिम एशिया ऑप्शन में नहीं देता है तो आपको मध्य एशिया पर निशान लगाना है। तो ये बोगाज कोई जो अभिलेख है, इसमें स्वाभाविक रूप से आपकी सनातन संस्कृति से, आपकी आर्य संस्कृति से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां मिलती हैं। कहते हैं कि वहां पर पूरी कबीलाई व्यवस्था थी, और इस कबीलाई व्यवस्था में 2 कबीलों के बीच में जो हित्ती और मित्तानी नाम के कबीले हैं, उनमें आपस में संघर्ष होता है, और संघर्ष होता है तो संघर्ष के बाद एक ट्रीटी होती है, एक समझौता होता है, और उस समझौते के तहत इस बोगाज को अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं की शपथ ली गई कि भाई हम आगे से संघर्ष नहीं करेंगे। तो जो ये 4 वैदिक देवता हैं, इनके जो संघर्ष की बात की जा रही है, तो कौन कौन से 4 वैदिक देवता, ये इंपॉर्टेंट है। और वो जो 4 वैदिक देवता हैं, उसमें इंद्र की बात की गई है, उसमें मित्र की बात की गई है, उसमें अग्नि की बात की गई है, अरे सॉरी, इंद्र की बात की गई है, मित्र की बात की गई है, अग्नि की बात नहीं की गई है, सॉरी, वरुण की बात की गई है, और नासत्य की बात की गई है। यानी 4 वैदिक देवताओं की, जो मैंने अभी आपसे कहा कि जो 4 वैदिक देवताओं की जो चर्चा हो रही है वो कौन कौन से हैं, तो इसमें मैंने अभी कहा कि पहला देवता जो है वो कौन है, इंद्र है। दूसरा कौन सा है, मित्र है। तीसरा कौन सा है, वरुण है। और चौथा कौन सा है, नासत्य। नासत्य मतलब देवताओं के डॉक्टर, अश्वनी कुमार। तो ये 4 वैदिक देवताओं की बोगाज को अभिलेख में चर्चा होती है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। और इन 4 वैदिक देवताओं की जब चर्चा हम कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया, जिसको हम सेंट्रल एशिया भी किताबों बोलते हैं, ये बोगाज को अभिलेख में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी आर्य संस्कृति या हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसका संबंध कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से रहा होगा। इसी आधार पर बहुत से विद्वानों ने ये बताने का प्रयास किया है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया है, आर्य बाहर से आए हैं। प्रश्न ये बनता है कि सर अब जैसे मानकर चलिए 3 नंबर की बात कर लें कि 3 नंबर में पूछ ले बोगाज कोई अभिलेख, तो बोगाज कोई अभिलेख में सर बोगाज कोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व का, एशिया माइनर या आप सेंट्रल एशिया लिख दीजिए, मध्य एशिया से मिला है, और इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य की चर्चा मिलती है। बात खत्म। प्री में क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इसमें कौन से देवता की चर्चा नहीं मिलती है, तो अग्नि की चर्चा नहीं मिलती है।
भाई यहां पर जो आपको पढ़ाने वाला है वो ये भी तो बताएगा ना कि किस तरह का क्वेश्चन प्री में आएगा, किस तरह का क्वेश्चन मेंस में आएगा, क्या नहीं करना है, क्या करना है। यही तो मेंटर का सबसे बड़ा रोल है। और इसीलिए मैं बार बार कहता रहता हूं, देखो भाई, अभी आपको क्लियर कर दूं, मिशन बहुत ऊंचा रखो। जिनकी दो टांगे नहीं थी, जिनकी दो आंखें नहीं थी, उन्होंने इतना मिशन ऊंचा रखा। तो हम तो शरीर से बहुत स्वस्थ हैं यार, आंखें देख रहे हैं, पैर बढ़िया चल रहे हैं, सोच भी अच्छा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा गोल, हमारा लक्ष्य भी बहुत ऊंचा होना चाहिए। जब संसार में कहीं ना कहीं जमीन पर रेंगने वाले लोगों ने इतिहास बना दिया है, तो हम क्यों नहीं बना सकते। इसलिए गोल बड़ा होना चाहिए। और मैं स्वाभाविक रूप से आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो है एक तरीके से गाइड करता रहूंगा, आप घबराइए नहीं। इसीलिए मैंने अभी कहा कि जो यहां मेंटर है, जो यहां एक्सपर्ट है, वो ये बताएगा कि भाई क्वेश्चन किस तरह का फ्रेमवर्क हो सकता है। मैंने अभी कहा कि बोगास को अभिलेख 3 नंबर में पूछा जाएगा। मैंने अभी कहा कि बोगास को अभिलेख में यही पूछ लेगा कि कौन से देवता की चर्चा नहीं है। तो 4 देवता आपको याद होना चाहिए, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। तो किसकी चर्चा नहीं है? अग्नि की चर्चा नहीं है। इसीलिए, और अग्नि जो है आर्यों का बहुत इंपॉर्टेंट देवता है। मैं आगे चर्चा करूंगा इसकी। ऋग्वेद में 200 बार उसका नाम है, लेकिन अग्नि की चर्चा नहीं है। तो इस तरह से बोगास कोई अभिलेख के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह से एक और अभिलेख है जो इराक में मिला है, कस्सी अभिलेख, कस्सी इंस्क्रिप्शंस। अब कस्सी अभिलेख में यह आता है कि भाई जो ये आर्य लोग हैं, मैं आगे बात बताऊंगा, जब वैदिक काल पढ़ाऊंगा तो मैं आर्यों का मूल निवास स्थान पढ़ाऊंगा, तो वहां आपसे बड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा फ्रेमवर्क बता रहा हूं क्या क्या होना है। तो कस्सी में यह कहता है कि निश्चित रूप से जो आर्य लोग थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कस्सी इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है कि सेंट्रल एशिया में कुछ कबीलाई लोग थे और वो भारत की तरफ आए, और जिसको हमारे कहते हैं। तो कस्सी से भी ये जानकारी मिल रही है कि निश्चित रूप से आर्यों का सेंट्रल एशिया से कहीं ना कहीं जुड़ाव था, कहीं ना कहीं लगाव था, और वो बाद में भारत आए। तो ये दोनों इंस्क्रिप्शन से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आर्य भारत के मूलता नहीं है, वो बाहर से आए। अब आप कहेंगे कि सर थोड़ा सा भारत के अंदर जो है थोड़ा बताएं कि भारत के अंदर कौन कौन से अभिलेख हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो उस पर अगर हम चर्चा करते हैं, तो भारत में अगर हम बात करते हैं, बहुत से लड़के कहते हैं कि सर अशोक का सबसे प्राचीन अभिलेख है। बिल्कुल अभिलेख है अशोक के सबसे प्राचीन, लेकिन जो कहीं ना कहीं अभिलेख तो हम उसको नहीं कह सकते हैं। एक प्रश्न आता है कि भारत का, क्योंकि एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि भारत का प्राचीनतम अभिलेख या लेख कौन सा है, एक क्वेश्चन बना है। इसलिए क्वेश्चन पूछा है क्योंकि बहुत से लोग यही जानते हैं कि अशोक ही भारत में कहीं न कहीं इंस्क्रिप्शंस के माध्यम से अपनी बातें कह रहा है, और कह भी बिल्कुल सही भी है, वो बात सही भी है, गलत भी नहीं है। लेकिन एक क्या है कि जब बुद्ध की मृत्यु होती है, मैं आगे चर्चा करूंगा, तो शाक्यों ने, क्योंकि बुद्ध शाक्य गणराज्य के थे, और उत्तर प्रदेश में एक जिला है बस्ती। बस्ती में एक जगह है पिपराहवा। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पिपराहवा। तो ये पिपराहवा में भगवान बुद्ध की जब कहीं ना कहीं उनके अस्थि अवशेषों पर एक स्तूप बना, तो जब वो स्तूप बना तो इस स्तूप की मंजूषा में यानी अंदर जो है एक कलश में उनकी अस्थियों को रखा गया, और उस कलश के ऊपर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है कि शाक्यों ने इसका निर्माण कराया, ये सब चीजें लिखी हैं। यानी कि पहली बार कहीं ना कहीं पिपराहवा में जो स्तूप है उसके कलश पर ब्राह्मी लिपि में शाक्यों के द्वारा खुदवाकर कुछ लिखवाया गया है। इसीलिए बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि जो भारत में अभिलेखों के माध्यम से बात कहने की शुरुआत हुई है वो पिपराहवा से हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत का जो प्राचीनतम लेख है वो पिपराहवा लेख, जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में मैंने अभी कहा। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कोई डाउट हो कि भाई भारत का प्राचीनतम लेख कौन सा, अभिलेख कौन सा है, और उसमें ऑप्शन में अगर पिपराहवा आ रहा है, तो आप इस बात को ध्यान रखना कि हमको पिपराहवा पर निशान मारना है। लेकिन बड़े व्यापक रूप से, बड़े लेवल पर कुल मिला के अभिलेखों के माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का किसी ने प्रयास किया तो नो डाउट अशोक है, वो अशोक है। और इसीलिए मैंने अभी कहा कि अशोक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से, मैं इतिहास अलग से पढ़ाऊंगा, जब मौर्य डायनेस्टी में पढ़ाऊंगा तो मैं अशोका की चर्चा करूंगा। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि अशोक ने जब कलिंगा वॉर किया
तो कलिंगा वॉर के बाद उसका कहीं ना कहीं कलिंगा की घटना को उसने देखा, बहुत से लाखों लोग मारे जाते हैं, लाखों बेघर हो गए, तो उसने उस दृश्य को देखा होगा और देखने के बाद उसके अंदर एक पीड़ा सी आई, एक कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो रिग्रेट हुआ कि भाई मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और अंत तो उसने सोचा कि मैं अब आजीवन युद्ध नीति को छोड़ूंगा और मैं युद्ध नीति का नहीं धर्म नीति का सहारा लूंगा। तो जब उसको एक ऐसा गलती का एहसास हुआ, आत्मग्लानि हुई, उसको अंदर एक रिग्रेशन की भावना जब आती है, तो उसने सोचा कि क्यों नहीं कुल मिला के मैं अब धर्म नीति पर चलूं। और इसीलिए अशोक भारत का पहला सम्राट है जो अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को जनता तक पहुंचा रहा है। क्योंकि आप जानते हो कि उस समय, आज तो जो भारत सरकार है, कोई भी सरकार हो, किसी भी राज्य की, चाहे प्रांत की, चाहे केंद्र की, तो कोई भी सरकार है, आज तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना हावी है कि आप छींकते भी हो तो तत्काल वायरल हो जाती है बात को। तो आज तो बहुत साधन है। उस समय जी चैनल नहीं था, आज तक नहीं था, एनडीटीवी नहीं था, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। तो जब ये चैनल नहीं थे, आज तो कुल मिला के जरा सी कोई भी स्कीम निकलती है, कोई भी योजना निकलती है, तत्काल वायरल हो गई, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया। लेकिन उस समय तो व्यवस्थाएं थी नहीं, हमारा आईटी इतना मजबूत तो था नहीं, था मजबूत का था ही नहीं। तब राजा लोग अपनी योजनाओं को, अपनी परियोजनाओं को, अपनी बातों को, अपनी नीतियों को, अपने शासन प्रबंधन की बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए ही इन अभिलेखों का सहारा लिया करते थे, इन इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया करते थे। और वो इंस्क्रिप्शंस पर जो राजा की पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लिखवाता था, और लिखवाने के बाद यानी खुदवा कर लिखवाई जाती थी, एडिट कराई जाती थी, और कहीं ना कहीं उसको लिखवा के साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में लगवाता था। तो इसीलिए ये मानना है कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अब हम आज से कुल मिला के अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को शुरू करेंगे। और अभिलेखों के माध्यम से बात जब शुरू करेंगे तो भारत में पहला सम्राट जो बड़े व्यापक रूप से, मैंने भी कहा कि अगर मान लीजिए पिपरावा ऑप्शन में है तो आप मारेंगे, 3 नंबर में पिपरावा आ जाएगा तो आप लिख दोगे कि पिपरावा जो है अभिलेख उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है, और यह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में भगवान बुद्ध के विषय में कुछ अंकित है। बस खत्म, इससे ज्यादा हमको नहीं जाना है। 3 नंबर में कैसे फ्रेमवर्क होगा, 5 में कैसे होगा, 11 में कैसा हो, सब कुछ मैं फ्रेमवर्क कराऊंगा, आप घबराइए नहीं। मैंने आपको स्पष्ट कह दिया, चाहे इंडियन हिस्ट्री की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास हो, या मध्य प्रदेश लोग पढ़ाते हैं, इतिहास नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए मैं मध्य प्रदेश का इतिहास पूरा अलग से लेकर आया हूं, एक बहुत बड़ी यूनिट है। थिंकर्स बहुत पढ़ाया जाएगा, मैं थिंकर्स बताऊंगा, थिंकर्स है क्या, मैं कोरिलेशन करूंगा, चाहे मार्क्स की बात हो, आखिर कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अरस्तु में और बुद्ध में क्या समानता है, इक्वलिटी है, इस पर चर्चा होगी और बड़ी डिटेल में चर्चा होगी, आप घबराइए नहीं। तो मैं थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभिलेखों की बात मैं जब कर रहा था, तो मैंने अभी कहा कि अभिलेख जब हम बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जब इंस्क्रिप्शंस की बात आती है तो अशोक पहला सम्राट है जो अपनी बातों को कुल मिला के जनता तक अभिलेखों के माध्यम से पहुंचा रहा है। अब अशोक के कुल मिला के मैंने अभी कहा कि बहुत से स्तंभ लेख भी हैं जिनको बृहद स्तंभ लेख कहते हैं, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख भी है, लघु स्तंभ लेख भी है, अशोक के बृहद शिलालेख भी हैं, है? लघु शिलालेख भी है। मैंने कहा शिलालेख जिसको रॉक एडिक्ट कहते हैं, स्तंभ लेख जिसको पिलर एडिक्ट कहते हैं, अभिलेख को इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। अशोक के अगर स्तंभ लेखों की बात अगर हम करें जो बृहद हैं, जो बिग हैं, तो वो 7 स्तंभ लेख हैं जो 6 जगहों से मिले। 7 पिलर एडिक्ट, 6 प्लेस, 6 स्थान। और मैंने अभी आपको बताया कि कहीं ना कहीं जब आप कोई चीज पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये मान के चलिए कि मैं बहुत सी चीजें इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि पढ़ाने वाले यही कहते हैं कि साहब 7 पिलर हैं, 7 स्तंभ लेख 6 जगहों से मिले हैं, तो बताएंगे कि 7 पिलर हैं, 6 जगहों से मिले हैं, यानी कहीं एक और होगा, यानी कहीं 2 होंगे। मैं क्लास में पढ़ाता रहता हूं, आपको बताता हूं कि नहीं ऐसा नहीं है, पिलर 6 ही हैं, पिलर 6 ही हैं। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो 7,
तो 7 पिलर एडिक्ट 6, अब जैसे पिलर जैसे मान के चलिए बड़े बड़े जो है इन्होंने इस तरह से पत्थर के जो है स्तंभ बनवाए, ठीक है। अब बड़े बड़े जब पिलर बनने लग गए तो ये जो 7 पिलर हैं, मैंने अभी कहा कि 7 पिलर नहीं, पिलर तो 6 ही हैं, इस पर जो बातें लिखी गई हैं वो 7। इन्हीं स्तंभों के ऊपर लिखे गए लेख 7 हैं, बातें तो कहीं ना कहीं स्तंभ तो 6 ही हैं। यानी पिलर 6 हैं, बातें 7 हैं। पढ़ाने में कंफ्यूजन इसलिए लोग हो जाता है, समझने में कंफ्यूजन हो जाता है, यार 7 स्तंभ लेकर, नो 7 स्तंभ नहीं है, लेख 7 हैं, पिलर 6 हैं। क्लियर? तो स्वाभाविक रूप से 6 पिलर हैं, और 6 पिलर हैं तो अशोक जब मैं पढ़ाऊंगा तो बड़ी डिटेल में चर्चा करूंगा, आप घबराइएगा नहीं। अभी तो मैं कुल मिला के कहीं ना कहीं मैंने क्या कहा, अभी जो है ट्रेलर चल रहा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से जब हिस्ट्री शुरू करूंगा तो बड़ी डिटेल में बात हमारी होगी, आप लोगों को पूरी तरह से मैं संतुष्ट करूंगा। मैंने अभी फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, ये ऑनलाइन क्लास मत समझिए, ऑफलाइन क्लास समझिए। दूसरी बात मैंने अभी कहा कि कल जो सेशन स्टार्ट जो आज 8 बजे से हुआ है, यही सेशन अब 9 बजे से स्टार्ट होगा। फिर मैं दोहरा रहा हूं, कल मैं 9 बजे से लाइव मिलूंगा, 9 से 10, 10 से 11 तरुण सर रहेंगे। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग इस बात को आगे बढ़ें, और ये जो 7 पिलर हैं, 6 पिलर हैं सॉरी, इसमें बात से 7 हैं, और 9:10 पर जो है तरुण सर की क्लास स्टार्ट होगी। आप लोग एकदम इसी तरह से अटेंशन मोड में रहिएगा। मैंने अभी कहा कि मैं सब कुछ देख रहा हूं, गड़बड़ होगी क्लास में 1 महीने बाद मिलोगे, खिंचाई करूंगा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग इस बात को करें। तो ये 7 स्तंभ लेख 6 जगहों से मिले, तो 6 पिलर कहां कहां हैं ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अब 6 पिलर की अगर बात करते हैं तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरराज, लौरिया अरराज, लौरिया नंदनगढ़, नंदनगढ़, रामपुरवा और प्रयाग। दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, लौरिया अरराज, ये अरराज है, लौरिया नंदनगढ़, रामपुरवा। अब थोड़ा ध्यान रखें कि दिल्ली टोपरा, ये प्रश्न आता है कि भाई ये दोनों के आगे दिल्ली क्यों लगा है। टोपरा हरियाणा में एक गांव था, वहां पर अशोक ने अपना अभिलेख लगवाया था, और अशोक ने जब अपना अभिलेख लगवाया तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं टोपरा से बाद में फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली लेकर आया। इसी प्रकार से मेरठ यूपी में है, यहां पर अशोक ने अपना अभिलेख लगवाया, यानी कि स्तंभ लेख खुदवाया, लगवाया, तो इसको भी दिल्ली, यानी कि ये जो 2 अभिलेख हैं, दिल्ली टोपरा और दिल्ली मेरठ, इनके आगे दिल्ली इसलिए लगा हुआ है क्योंकि जो तुगलक वंश का शासक है फिरोज शाह तुगलक, जिसकी आगे मैं बात करूंगा, फिरोज शाह तुगलक इन दोनों को दिल्ली लेकर आता है। इसी प्रकार से लौरिया राय, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ये प्रश्न पूछेगा भाई तीनों कहां पर हैं, तो आप कह देंगे बिहार में, तीनों बिहार में, बिहार। और स्वाभाविक रूप से मैंने कल कहा था, एक दिन आपसे क्लास में बात करता रहता हूं कि किसी भी प्रांत का नाम पढ़ने के पीछे भी उसकी हिस्ट्री है। जब मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जो तुर्क अटैकर है, जब मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान में एक शासन स्टैब्लिश कर रहा है तुर्कों का, तो स्वाभाविक रूप से उसी दरमियान पूर्वी भारत की तरफ यानी बंगाल बिहार को जीतने का जिम्मा किसको दिया गया, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को। तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी जब बिहार को, बंगाल को रौंद रहा होता है, वो नालंदा को नष्ट करता है, विक्रमशिला को नष्ट करता है, तो उसके पास जो 10-20 हजार सैनिक थे, वो कुल मिला के कहीं जब नालंदा को उसने नष्ट किया तो नालंदा में जाकर उसके सैनिक काफी समय तक रहने लग गए। तो नालंदा बिहार था, वो एक बहुत बड़ी दुनिया की यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्र भी रहते थे, मैं आगे पढ़ाऊंगा, और वहां आचार्य भी रहा करते थे। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है महाराज कि उस समय उसमें 2000 आचार्य रहा करते थे। आचार्य का मतलब टीचर भाई, कौन कह रहा है आचार्य। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखो, जो 2000 वहां पर टीचर थे,
और 15 से 20 हजार तक वहां स्टूडेंट रहा करते थे। तो इसने क्या किया कि देखिए, जो तुर्क लोग थे वो थोड़ा सा अनसिविलाइज्ड हैं, बारबेरियन हैं, बर्बर हैं, वो लूट खसोट तोड़ना मरोड़ना यही जानते हैं। तो वो गया, उसने नालंदा को नष्ट कर दिया, और उस बिहार में उसकी जो तुर्क जो है आर्मी थी वो बहुत लंबे समय तक रही। तो उस बिहार को तुर्क, जो नालंदा महाबिहार था उसको बिहार बिहार कहने लग गई, और तुर्कों ने उस बिहार शब्द को इतना पॉपुलर कर दिया कि उस प्रांत का नाम बिहार पड़ गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि स्वाभाविक रूप से लौरिया राय, लौरियानंदन, रामपुर वाई तीनों कहां पर है? बिहार में है। अब प्रश्न यही बन जाएगा कि भाई सर ये बताइए कि दिल्ली टोपरा 3 नंबर में, तो आप कह दोगे कि भाई दिल्ली टोपरा अशोक का अभिलेख है, और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अंततः कहीं ना कहीं इसको दिल्ली लाया गया। इसी प्रकार से रामपुरवा पूछ लेगा, रामपुरवा बिहार में है, और इस अभिलेख की विशेषता क्या है कि इसके ऊपर कुल मिला के बैल का चिन्ह है। ये बैल का चिन्ह क्यों, इसकी चर्चा मैं बड़ी डिटेल में करूंगा जब मैं भगवान बुद्ध को पढ़ाऊंगा। और प्रयाग स्तंभ लेख तो बहुत लंबा क्वेश्चन है भाई। प्रयाग स्तंभ लेख का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि प्रयाग स्तंभ लेख में कहीं ना कहीं अशोक का भी अभिलेख है, इस पर समुद्रगुप्त का भी लेख है, इस पर कहीं ना कहीं जहांगीर का भी लेख है, और इसी पर बीरबल का भी लेख है, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है, जिसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इस तरह से अशोक जो है अभिलेखों के माध्यम से अपनी बातों को बात करेगा। इसका इंपॉर्टेंस मैं कल बड़ा डिटेल में समझाने वाला हूं। आप लोग घबराइए नहीं, एकदम जो है तन्मयता से लगे रहिए, कोशिश करते रहिए। लक्ष्य को प्राप्त करना है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, खारे समुंदर से भी एक दिन गंगा जल निकलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।